जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द राइन क्लासेस में। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे, इतिहास के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। पहले भाग में हम लोग देखे थे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में हम लोग देखे थे कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला काल था पाषाण काल। पहला काल था पाषाण काल। दूसरा काल था कांस्य काल। कांस्य काल। और तीसरा काल था लौह काल। लौह काल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि पाषाण काल को फिर 3 भागों में हम लोग विभाजित किए थे। पहला भाग था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा जो था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो था नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है, पिछले कक्षा में हम लोग इसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में विभाजित किए थे। फिर आगे चल के पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में विभाजित किए थे, जिससे पहला था पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। और तीसरा जो था उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग विभाजित किए थे पिछली कक्षा में। और उसके बाद हम लोग पढ़ाई कर रहे थे पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग समझे थे। पूर्व पूरा पाषाण काल में औजार क्या क्या प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब आइए उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्व पूरा पाषाण काल में या निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण जगह हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, पहला सबसे महत्वपूर्ण स्थान है पूरा पाषाण काल का। सबसे पहले आता है कश्मीर घाटी। ठीक है दोस्तों, पहला स्थल जो आता है कश्मीर घाटी आता है। ठीक है, कश्मीर घाटी एक्चुअली है क्या? कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी दक्षिण में, दक्षिण में कहाँ से, दक्षिण कहाँ होता है? ऊपर ये नॉर्थ हो गया तो नीचे ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो दक्षिण में, दक्षिण साइड में पीर पंजाल नाम का एक पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल नाम का एक पर्वत श्रृंखला है। और ऊपर में यानी कि पूर्व और पश्चिम के, पूर्व और उत्तर के साइड में जब जाएंगे तो एक हिमालय पर्वतमाला है। यहाँ पे आता है हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला आता है। ठीक है, दक्षिण में पीर पंजाल और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वतमाला। इसके बीच के क्षेत्र जो है, इस बीच के क्षेत्र को कहते हैं कश्मीर घाटी। ठीक है, इस बीच के क्षेत्र को कहते हैं कश्मीर घाटी। और इस कश्मीर घाटी में, ये जो कश्मीर घाटी है, इस कश्मीर घाटी में एक नदी का नाम है लिद्दर नदी। ठीक है, क्या नाम है? लिद्दर नदी। इस लिद्दर नदी के किनारे, इस लिद्दर नदी के किनारे एक गांव, एक जगह का नाम है पहलगांव। क्या नाम है? पहलगांव। इस पहलगांव नामक स्थान से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। क्या हुई है? इस पहलगांव नामक स्थल से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, पहला क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये दक्षिण में पीर पंजाल और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं कश्मीर घाटी। और इस कश्मीर घाटी में हम लोगों का एक नदी आता है लिद्दर नदी। एक नदी है, कौन सा? लिद्दर नदी। इस लिद्दर नदी के किनारे पर पहलगांव नामक एक स्थान है। और इस पहलगांव नामक स्थान पर एक क्या हुआ था? हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा स्थल देखते हैं।
दूसरा स्थल के बारे में अब देखते हैं। दूसरा स्थल कौन सा है? दूसरा स्थल है पोतवार क्षेत्र। कौन सा है? पोतवार क्षेत्र। ठीक है, पोतवार क्षेत्र। दूसरा स्थल का नाम, दूसरा क्षेत्र क्या है? पोतवार क्षेत्र। पोतवार क्षेत्र कहाँ है? पोतवार क्षेत्र अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे, ये जो हम लोग देखे थे, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे कश्मीर घाटी के लिए कि पीर पंजाल जो है साउथ में, और यहाँ हिमालय जो है उत्तर पूर्व में। अब ये पोतवार क्षेत्र क्या है? पोतवार क्षेत्र ये पीर पंजाल पर्वतमाला, और इधर आइएगा तो एक पर्वत का नाम है जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। उस जगह का नाम है, उस पर्वतमाला का नाम है नमक पर्वत। उस पर्वतमाला का क्या नाम है? नमक पर्वत। ठीक है, उस पर्वतमाला का क्या नाम है? नमक पर्वत, जिसको कि नमक को भी कहते हैं। ठीक है, नमक को के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में एक बहुत ही फेमस स्थल का नाम आता है, इसको घाटी बोलते हैं, जिसका नाम है सोहन घाटी। ठीक है, इस घाटी को कहते हैं पोतवार क्षेत्र के अंदर, इसका क्या होते हैं? सोहन घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहन घाटी। क्या कहते हैं? सोहन घाटी। ठीक है, और इस सोहन घाटी में क्या है? एक जगह का नाम है जिसका नाम है पिंडी घेब। क्या नाम है? इसका नाम है पिंडी घेब। ठीक है, अगर जगह का नाम क्या है? पिंडी घेब। ये पिंडी घेब कहाँ पे है? ये पिंडी घेब सिंधु नदी, आपको पता होगा सिंधु नदी, और सिंधु नदी के साथ साथ क्या है? सोहन नदी, जो कि पाकिस्तान में है। सिंधु नदी कहाँ है? भारत से निकल के पाकिस्तान में जाता है, और एक सोहन नदी जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में। इसके बीच का क्षेत्र को कहते हैं सोहन घाटी। ठीक है, सोहन घाटी कहते हैं। इस सोहन घाटी क्षेत्र में क्या है? एक जगह का नाम है पिंडी घेब, और इस पिंडी घेब से क्या प्राप्त हुआ हमें? इस पिंडी घेब से हस्तकुठार यानी हाथ की हस्तकुठार नामक औजार प्राप्त हुआ है। इस पिंडी घेब नामक स्थान से कौन सा औजार प्राप्त हुआ है? हस्तकुठार नामक औजार प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ क्या है? यहाँ से एक और औजार प्राप्त हुआ है, जिसको क्या है? काटने की औजार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिंडी घेब नामक स्थान से। पिंडी घेब नामक स्थान कहाँ पे आता है? पिंडी घेब नामक स्थान किस घाटी में आता है? तो सोहन घाटी में आता है। सोहन घाटी अभी फिलहाल वर्तमान में कहाँ पे है? तो सोहन घाटी वर्तमान में पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, ये दूसरा नंबर का क्षेत्र हुआ। किसका क्षेत्र हुआ? ये दूसरा नंबर का क्षेत्र। अभी हम लोग बस क्या पढ़ रहे हैं? स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं, और किसका स्थल पढ़ रहे हैं? पूरा पाषाण काल के स्थलों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा स्थल के बारे में देखते हैं। आइए तीसरा स्थल के बारे में देखते हैं, और तीसरा स्थल क्या है? राजस्थान। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे कौन सा? राजस्थान। तीसरा स्थल का नाम क्या है? राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों आपको पता है कि लूनी नदी आपको पता होगा, राजस्थान में बहती है लूनी नदी, जो कि राजस्थान में बहती है लूनी नदी। इस लूनी नदी के आसपास के क्षेत्र, इस लूनी नदी के आसपास के जो क्षेत्र है, कैसे? जैसे बागौर हो गया, दीदवाना हो गया, 16R हो गया, 16R जिसको बोलते हैं नागौर, जो कि नागौर जिला में पड़ता है। 16R कहाँ पड़ता है? नागौर जिला में पड़ता है। और एक और है सिंगी तालाब। एक और स्थल का नाम क्या है? सिंगी तालाब। कौन सा? सिंगी तालाब। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है? तो लूनी नदी के किनारे के क्षेत्र पहला, दूसरा है बागौर, दीदवाना, 16R यानी 16R जो कि नागौर जिला में पड़ता है, और उसके साथ ही साथ सिंगी तालाब। ये क्षेत्र जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित है, और ये हमारे भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है,
आइए दोस्तों, अब देखते हैं एक और बहुत ही प्रसिद्ध पूरा पाषाण काल का स्थल जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में आप उससे परिचित होंगे, जिसका नाम है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ पे पाया जाता है? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नर्मदा घाटी में क्या है? एक जगह का नाम है नरसिंहपुर। क्या नाम है? नरसिंहपुर। जगह का नाम क्या है? नरसिंहपुर। उस नरसिंहपुर से क्या है? पूर्व पाषाण कालीन औजार पाए गए हैं। ठीक है, पहला नंबर कहाँ से पाए गए हैं? नरसिंहपुर से। एक और मध्य प्रदेश में जगह का नाम है हथनौर। क्या नाम है? हथनौर। क्या नाम है? हथनौर। उस हथनौर क्या, ये कहाँ पे है? नर्मदा घाटी में ही पाए जाते हैं। कहाँ पे? उससे वहाँ से क्या पाया गया है? उस हथनौर से मानव, इस हथनौर से क्या किया गया है? मानव की खोपड़ी प्राप्त की गई है। क्या पाया गया है? मानव की खोपड़ी। मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी पाई गई है। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के हथनौर ग्राम से। ठीक है, मध्य प्रदेश के हथनौर ग्राम से क्या पाई गई है? मानव की खोपड़ी पाई गई है। ठीक है, एक और स्थल के बारे में आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश में जो पाया जाता है, आप उससे बहुत ही परिचित होंगे। बहुत ही फेमस नाम है नर्मदा घाटी का, जिसका नाम है भीमबेटका। क्या नाम है दोस्तों? भीमबेटका। क्या नाम है? भीमबेटका। बिल्कुल ठीक समझे, वही भीमबेटका जहाँ से बहुत सारी गुफाएं प्राप्त हुई है, वही भीमबेटका है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये भोपाल के पास पाया जाता है। फिर आधुनिक अभी वर्तमान में जो भोपाल शहर है मध्य प्रदेश में, उसके पास पाया जाता है ये भीमबेटका। ठीक है, इस भीमबेटका से किया गया है प्राचीन गुफाएं, ये गुफाओं के लिए फेमस है। ठीक है, और इस गुफाओं से क्या गया है, यहाँ पे पता चला है, इन गुफाओं को जब पड़ताल किया गया तो पता चला कि ये पूरा पाषाण काल में मानव का निवास स्थल था। क्या था? ये मानव का निवास स्थल था। यहाँ से क्या किया गया है? इस भीमबेटका से लगभग 600 गुफाएं पाई गई है। कितने पाई गई हैं? 600 गुफाएं। और शैलाश्रय मतलब पत्थर का घर जहाँ पे लोग रहते थे, शैलाश्रय, वो पाई गई है। ठीक है, ये हो गया भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका के बाद आते हैं अब थोड़ा उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य, हमारा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य में आते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला हमारा स्थल है जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सही समझे, लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक घाटी है बेलन घाटी। बेलन घाटी कौन सा, कहाँ पाया जाता है? ये बेलन घाटी अभी फिलहाल वर्तमान में कहाँ पे पाया जाता है? ये किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो ये है बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर जिला। सुन के कुछ आपको याद आया? कहाँ पे है मिर्ज़ापुर? वही जो हमारा इंडिया का मानक रेखा गुजरता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के पास। ठीक है, इस बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से क्या किया गया है? पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। कब से कब तक? पूरा पाषाण काल से कहाँ तक? नव पाषाण काल तक के औजार या अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो मिर्ज़ापुर जिले में है। ठीक है, यहाँ से क्या किए गए हैं? इस बेलन घाटी से पूरा पाषाण से संबंधित कितने स्थल प्राप्त हुए हैं? 44। टोटल कितने स्थल प्राप्त हुए हैं? 44 प्राप्त हुए हैं पूरा स्थल। कितने प्राप्त हुए हैं? 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेलन घाटी से। ठीक है,
और यहाँ से और भी उपकरण क्या पाए गए हैं, यहाँ से उपकरण आपको बताते हैं दोस्तों। एक मिनट, बोर्ड को क्लियर करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आइए इसको पहले अब रब करते हैं। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है। यहाँ से कौन कौन से उपकरण पाए गए हैं? यहाँ से पहला उपकरण जो पाया गया है दोस्तों, उस पहला उपकरण का नाम है हैंड एक्स, ठीक है। ये क्वार्टजाइट पत्थर से बने होते थे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, पूरा पाषाण काल में जितने भी औजार का नाम बता रहे हैं, जितने भी उपकरण के नाम बता रहे हैं, ये सब के सब किससे बने होते थे? तो ये क्वार्टजाइट पत्थर से बनते थे, और पत्थर में भी क्वार्टजाइट पत्थर से बनते थे, ठीक है। यहाँ से उपकरण कौन से पाए गए हैं? पहला हैंड एक्स पाया गया है, दूसरा क्लीवर पाया गया है, क्लीवर। दूसरा कौन सा उपकरण पाया गया है? क्लीवर। उसके बाद कौन सा उपकरण पाया गया है? स्क्रैपर। कौन सा? स्क्रैपर। कौन सा उपकरण पाया गया है? स्क्रैपर के बाद कौन सा पाया गया है? चापर। कौन सा? चापर। कौन सा उपकरण पाया गया है? चापर। और एक और यहाँ से पाया गया है, उस उपकरण का नाम है चापिंग। क्या नाम है? चापिंग, ठीक है। इतने उपकरण हमारे इस बेलन घाटी से पाए गए हैं। बेलन घाटी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक और चीज़ पाई गई है। यहाँ पे क्या पाई है? मार्तंडेमी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। क्या पाई गई है? मार्तंडेमी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्या पाई गई है? मार्तंडेमी की प्रतिमा पाई गई है, ठीक है। प्रतिमा यानी मूर्ति। मार्तंडेमी की मूर्ति पाई गई है। कहाँ से पाई गई है? तो उस स्थल का नाम है लोहदा नाला नामक स्थान से पाई गई है। आप क्वेश्चन बन सकता है, ये लोहदा नाला क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये बेलन घाटी में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। लोहदा ना पता है। आइए अगला पढ़ते हैं, एक और देखते हैं, बहुत ही हमारे आर्थिक राजधानी के बारे में देखते हैं। आर्थिक राजधानी से क्षेत्र है महाराष्ट्र, ठीक है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र से कौन से पूरा पाषाण स्थल है। महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है नेवासा, ठीक है। महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है नेवासा। कौन सा दोस्तों? नेवासा। महाराष्ट्र में कौन सा जगह का नाम है? नेवासा। उस नेवासा में क्या है? एक और जगह का नाम है चिरकी। क्या नाम है? चिरकी, ठीक है। इस चिरकी से उपकरण प्राप्त किए गए हैं। कौन से उपकरण प्राप्त किए गए हैं? तो पहला उपकरण है यहाँ से हैंड एक्स। यहाँ से भी क्या पाई गई है? हैंड एक्स, ठीक है। पहला उपकरण क्या पाई गई है? हैंड एक्स। दूसरी उपकरण क्या पाई गई है? खुरचनी, ठीक है। दूसरी उपकरण क्या पाई गई है? खुरचनी। तीसरी उपकरण क्या पाई गई है? बेधक। क्या पाई गई है? बेधक। तीसरी उपकरण क्या पाई गई है? बेधक, ठीक है। ये हो गए। महाराष्ट्र में और कौन कौन से बस्ती हैं, कौन कौन से स्थल हैं? तो एक स्थल है कोरेगांव। कौन सा स्थल है? कोरेगांव। कौन सा स्थल है? कोरेगांव। कोरेगांव के बाद एक और कौन सा स्थल है यहाँ से संबंधित है? कोरेगांव के बाद एक और स्थल है चंदौली। चंदौली मतलब ये मत समझिएगा उत्तर प्रदेश में जो चंदौली है, मुगल सराय जो कि अब दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है उसके पड़ोसी जिला, वो नहीं। ये चंदौली आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद चंदौली के बाद आपका, अब चलते हैं पलटते हैं इसको। इतना हुआ ये हमारा पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल के बारे में, ठीक है। ये तो रहा हमारा पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल। अब आइए पूरा पाषाण काल के जीवन यापन यानी उस समय के लोग का
रहन सहन कैसा था, जीवन यापन कैसा था, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, उस समय के लोग रहते कैसे थे, खाते क्या थे, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं क्या चीज़, जीवन यापन। ठीक है, क्या देखेंगे, जीवन यापन, थापन नहीं, यापन। ठीक है, यापन, जीवन यापन किसका, पूर्व पूरा पाषाण काल का। अभी हम लोग क्या कहें, प्रागैतिहासिक काल में पढ़ रहे हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पूरा पाषाण काल के जीवन यापन देखेंगे कि उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा था, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, इस किस चीज़ पे कैसे भोजन खाते थे, इस किस चीज़ पे आश्रित थे, इसके बारे में देखेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले पूर्व पूरा पाषाण काल में भोजन के बारे में देखते हैं कि उस समय क्या था, कृषि का ज्ञान था, नहीं था। क्वेश्चन में बहुत सारा एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, पूर्व पूरा पाषाण काल में कृषि का, पूर्व पूरा पाषाण काल के लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था। पूर्व पूरा पाषाण काल के लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब कृषि का ज्ञान नहीं था तो इसका मतलब ये हुआ कि कृषि नहीं होता था, तभी कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो कैसे वो लोग रहते थे, तो कैसे वो लोग जीवित रहते थे, तो वो लोग जीवित रहते थे वन, जंगल के, जंगल में। ठीक है, जंगल में क्या करते थे, जितने भी फल फूल थे, फल फूल को खाकर जीवित रहते थे, या शिकार करते थे। क्या करते थे, शिकार करते थे, और उस शिकार को खा के जीवित रहते थे। शिकार में क्या, जानवरों का शिकार करते थे, या फिर नदी में क्या करते थे, नदी में क्या करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और इस मछलियों पर जीवित रहते थे। ठीक है, उन लोगों का भोजन कैसे था, कृषि का ज्ञान नहीं था। कृषि का ज्ञान नहीं था तो वो लोग भोजन उगा नहीं पा सकते थे। भोजन उगा नहीं पाते थे तो उनको खाने के लिए तो कुछ चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि बिना खाए कुछ रह सकते हैं। तो खाने के लिए चाहिए, तो खाते किस चीज़ से थे, तो वनों में रहते थे। वनों में रहते थे तो वनों में बहुत सारे फल फूल पाए जाते थे, फल फूल खाते थे, उसके शिकार करते थे। बहुत सारे जानवर जो खाते थे, शिकार करके जानवर खाते थे, मछलियों पकड़ते थे और मछलियों खाकर उस पर जीवित रहते थे। ठीक है, यानी मोटे मोटे तौर पे क्या कह सकते हैं कि इस पूर्व पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे, आखेटक थे। कैसे थे, आखेटक। क्या थे, आखेटक मतलब शिकारी थे। क्या थे, आखेटक थे, यानी कि शिकारी थे। और क्या थे, इसके साथ ही साथ खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक थे। क्या थे, खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक मतलब जैसे कैसे, मान लो कि शिकार किए, कुछ लोग झुंड में जा रहे हैं, एक सामने से कोई उनको जानवर दिख गया, शिकार किए उसको खाएं, पेट भर गया, बाकी वो जानवर आधा बच गया। ठीक है, तो उसको तो फेंक नहीं देंगे, हो सकता है कि शिकार तो रोज मिलता नहीं था, तो उसको क्या करते थे, जहाँ पे शिकार करते थे वहीं पे इसको छोड़ देते। ठीक है, और उनको पता था कि हाँ यहाँ पे है शिकार हमारा रखा हुआ है, उसको कई दिन तक उसको खाते रहते थे। ठीक है, यानी उसको एक तरह से संग्रह करके रखते थे और उसको कई दिन तक उसी शिकार पे आश्रित रहते थे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि रोज जंगल में निकलेंगे, तीर भाला लेकर और मारेंगे, रोज शिकार कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी रोजाना मिल जाएगा, कुछ ऐसा होता है कि 4-4, 5-5 दिन तक नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में क्या था, खाद्य को संग्राहक के रूप में, यानी जिस शिकार करते थे जितना पेट को चाहिए उतना खाएं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम लोग के जैसा पूरा यहाँ नाक तक नहीं, नरेटी तक वहाँ तक भर लेंगे, ऐसा तो नहीं था। जितना उनको पेट में आ सकता था उतना खाते थे, बाकी जो बचता था उसको छोड़ देते थे। फिर अगले दिन या जो पीछे उनके साथी रह सकते थे वो आते थे, खाते थे। ठीक है, तो ऐसे वो खाद्य को क्या करते थे, संग्रह करते थे। ठीक है, उनको कहते थे खाद्य संग्राहक। यानी पूर्व पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे, तो उस लोग थे आखेटक यानी शिकारी थे, और क्या थे, खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, और क्या था उस समय, क्या था, एक और चीज़, पशुपालन। कृषि नहीं था, पहले तो आपको पता है कि कृषि नहीं था, कृषि का ज्ञान नहीं था। जीवित कैसे रहते थे, तो वन में फल फूल खाते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे। तो क्या कहलाएंगे इसको हम लोग, शिकारी यानी आखेटक कहते थे। उस टाइम के लोग कैसे थे, आखेटक थे यानी शिकारी थे और खाद्य संग्राहक भी थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं उस टाइम क्या था। इतना हो गया। उस टाइम के लोग क्या थे, पशुपालक नहीं थे। क्या थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या पूर्व पूरा पाषाण काल के लोग पशुपालक थे, तो दोस्तों पशुपालक नहीं थे।
उस टाइम के लोग पशुपालक भी नहीं थे। पूर्व पूरा पाषाण के लोग पशुपालक नहीं थे। और एक और बहुत ही बड़ी क्वेश्चन, आग का खोज कब हुआ? ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आग का खोज कब हुआ? तो दोस्तों आग का खोज, ये जो पूर्व पूरा पाषाण काल के लोग थे ये आग से परिचित थे, आग से परिचित थे, परंतु इनको उसका प्रयोग करना नहीं आता था। ठीक है, पूर्व पूरा पाषाण काल के लोगों को आग से की जानकारी तो थी कि आग है, लेकिन उसका प्रयोग क्या है ये हमें नहीं पता था। उन लोग नहीं, हमें नहीं, उन लोगों को नहीं पता था कि आग का प्रयोग कैसे करना है। यानी कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के लोगों को आग की जानकारी तो थी, लेकिन उसका प्रयोग नहीं मालूम था। और एक और चीज़, इस पूरा पाषाण काल में वास्तुकला, मृदभांड, यानी मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मृदभांड कला का जानकारी नहीं था, मृदभांड कला की जानकारी नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा पाषाण काल के लोगों का जीवन यापन। क्या वो कृषि का ज्ञान उनको नहीं था। उस समय के लोग शिकारी थे, यानी आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, फल फूल पर, जानवरों को शिकार कर मछलियों पर, इन सब पे क्या थे वो आश्रित रहते थे। ठीक है, और उस टाइम क्या था, पशुपालन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। और साथ ही साथ उस समय के लोगों को, यानी पूरा पाषाण काल के लोगों को आग की जानकारी तो थी, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। और साथ ही साथ इस पूरा पाषाण काल के लोगों को वास्तुकला के बारे में नहीं पता था, मृदभांड कला के बारे में नहीं पता था। मृदभांड कला यानी मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, कला, उसके बारे में जानकारी इनको नहीं था। ठीक है दोस्तों, आइए, ये पूरा पाषाण काल यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। पूरा पाषाण काल हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला काल हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारा पूरा पाषाण काल से संबंधित है, जिसका नाम है मध्य पूरा पाषाण काल। क्या नाम है? मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल में परिवर्तन क्या आया? पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वो औजार बनाने के लिए किस पत्थर का यूज करते थे? तो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। जबकि मध्य पूरा पाषाण काल के लोग क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर किस पत्थर का यूज करने लगे? तो इस समय में जैस्पर, किसका? जैस्पर या चर्ट। ठीक है, जैस्पर या चर्ट या फ्लिंट नामक पत्थर का प्रयोग करने लगे अपने औजार बनाने में। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में किस पत्थर का प्रयोग होने लगा? जैस्पर का, चर्ट का या फ्लिंट का पत्थर का प्रयोग होने लगा औजार बनाने में। ठीक है, पहला परिवर्तन क्या हुआ? पूरा पाषाण काल से मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग हुआ। पूरा पाषाण काल में जहां क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था, वही मध्य पूरा पाषाण काल में आपका जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट, इन पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए अब इस काल के औजार के बारे में देखते हैं। इस काल में कौन कौन से औजार पाए जाते थे? ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में कौन कौन से औजार मुख्य रूप से पाए जाते थे? ठीक है, तो इस समय के जो मुख्य औजार थे वो थे, पहला था फलक। पहला कौन सा था? फलक। दूसरा क्या था इस समय का? बेधनी। क्या था? बेधनी। दूसरा औजार क्या था? बेधनी। ठीक है, तीसरा औजार क्या था? छेदनी। ठीक है, तीसरा औजार का क्या नाम था? छेदनी। और चौथा औजार, एक और औजार पाया जाता था, उस औजार का नाम था खुरचनी। ठीक है, ये औजार मध्य पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। मध्य पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल के बारे में। इस
मध्य पूरा पाषाण काल से कोई खास उतने स्थल नहीं है, फिर भी एक आध स्थल का नाम बता ही देते हैं आपको। जैसे कि महाराष्ट्र में नेवासा है, नेवासा महाराष्ट्र में नेवासा, ठीक है, महाराष्ट्र में नेवासा एक है, महाराष्ट्र में नेवासा, नेवासा, ठीक है, नेवासा नहीं नेवासा, नेवासा जो था ये मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित था दोस्तों। ये पूर्व पूरा पाषाण काल से भी संबंधित था और मध्य पूरा पाषाण काल से भी संबंधित था। और एक और था राजस्थान। आइए एक देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल जो है, इसका जो पूर्वी छोर है, पूर्वी छोर, यहाँ से भी मध्य पूरा पाषाण काल के बस्तियाँ पाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के बाद उच्च पूरा पाषाण काल, जो तीसरा हमारा पूरा पाषाण काल आता है। पूरा पाषाण काल का तीसरा चरण जो आता है उच्च पूरा पाषाण काल। उस उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में कोई खास हमारे परीक्षा के दृष्टि से कोई उपयोगी स्थल या औजार नहीं है। ठीक है, औजार में बस यही प्लेयर हुआ था कि उस टाइम एक औजार का नाम जो था ब्लेड। ठीक है, ये ब्लेड नामक एक औजार उस टाइम प्रचलित था। ठीक है, और कुछ उससे खास पूरा उच्च पूरा पाषाण काल से कोई खास औजार नहीं है, इसलिए बस इसको हम यही समाप्त करते हैं। और अब पढ़ते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। अब क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़? मध्य पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल को एक और नाम दिया जाता है माइक्रोलिथिक एज। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? माइक्रोलिथिक एज या सूक्ष्म पाषाण काल। ये इसका ऐसा नामकरण क्यों हुआ? माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल क्यों कहा गया? इसलिए दोस्तों क्योंकि इस काल में पत्थर के बहुत ही छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहे जाते हैं या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार क्या थे? आइए औजार के बारे में देखते हैं। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार क्या क्या थे? औजार क्या क्या थे? आइए औजार के बारे में देखते हैं। तो इस मध्य पाषाण काल का जो प्रमुख औजार था वो औजार था ब्लेड। क्या था? ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण। वो मैथ वाला त्रिकोण ट्रायंगल में मत चले जाइएगा। त्रिकोण एक औजार का नाम है जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। त्रिकोण या नौचंद्राकार, या एक और औजार था नौचंद्राकार। ये औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, नौ पाषाण काल से संबंधित इतने औजार हैं। कौन कौन से हैं? पहला औजार जो है ब्लेड, दूसरा औजार जो है क्रोड, तीसरा औजार जो है त्रिकोण, चौथा औजार जो है नौचंद्राकार। ठीक है दोस्तों, ये रहे मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख औजार। मध्य पाषाण काल को क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, माइक्रोलिथिक एज किस काल को कहा जाता है? तो माइक्रोलिथिक एज मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाण काल किस युग को कहा जाता है? तो सूक्ष्म पाषाण काल भी मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार के बारे में। औजार तो देखते हैं, सॉरी, अब देखते हैं प्रमुख स्थल के बारे में। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों को अब देखेंगे, और प्रमुख स्थल में पहला स्थल जो आता है वो आता है राजस्थान। ठीक है, इस राजस्थान में पहला स्थल जो था, राजस्थान में पचप्रद। क्या नाम है? पचप्रद एक नदी का नाम है। क्या नाम है? पचप्रद एक नदी का नाम है। ठीक है, पचप्रद एक नदी का नाम है।
उस पचप्रद में पचप्रद नहीं, सॉरी, बागौर, राजस्थान में क्या है, एक जगह का नाम है बागौर। राजस्थान में क्या है, एक जगह का नाम है बागौर, जो कहाँ है, कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा, कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कोठारी नदी के स्थित पर कौन, और ये किस जिले में है, तो ये बागौर जो है वो किस जिले में स्थित है, तो ये भीलवाड़ा जिले। कौन सा, भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा जिला में स्थित है। भीलवाड़ा जिला में स्थित है। यहाँ पे क्या है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल है। ठीक है, ये जो बागौर है ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल है। ठीक है, क्या है ये बागौर, क्या है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल है। और यहाँ पे क्या हुआ था, मानव का कंकाल पाया गया था। इस बागौर से क्या पाया गया था, मानव का कंकाल पाया गया था। कहाँ से, राजस्थान के बागौर में। बागौर कहाँ है, ये भीलवाड़ा जिले में, जो कि कोठारी नदी के तट पर स्थित है। यह भारत का मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक अन्य स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। आइए दोस्तों, अब मध्य पाषाण काल के एक अन्य स्थल के बारे में देखते हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे प्रस्थित है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है सराय नहर राय। ये किसी मानव का नाम नहीं है, किसी मनुष्य का नाम नहीं है, ये एक जगह का नाम है। क्या नाम है, सराय नहर राय। ठीक है, ये कहाँ पे पाया, सराय नहर राय कहाँ पे है, ये इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के क्षेत्र में पाया जाता है सराय नहर राय। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या पाया गया है, स्तंभगर्त के साक्ष्य पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, स्तंभगर्त के साक्ष्य पाए गए हैं। स्तंभगर्त क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक फर्श है, ये फर्श है। ठीक है, इस फर्श पे ये स्तंभ पिलर टाइप के पिलर खड़े कर दिए गए और उसके ऊपर क्या किए गए, ये छत बना दिए गए। ठीक है, पिलर के ऊपर छत बना दिए गए और इसमें वो लोग रहते थे। ठीक है, स्तंभगर्त में रहते थे। उसके साथ साथ एक और है जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, महदहा। ठीक है, एक महदहा से भी दोस्तों क्या पाया गया है, इस महदहा नामक स्थान से भी स्तंभगर्त का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्तंभगर्त का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये रहे हमारे मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल के नाम। अब आते ही देखते हैं मध्य पाषाण काल के जीवन शैली यानी जीवन यापन मध्य पाषाण काल के लोगों का कैसा था। आइए दोस्तों देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के लोगों का जीवन यापन या जीवन शैली मध्य पाषाण काल के लोगों का कैसा था। ठीक है, आइए देखते हैं, क्या देखते हैं, जीवन यापन। ठीक है, क्या देखेंगे, जीवन यापन किसका, मध्य पाषाण काल के लोगों का कैसा था। सबसे पहले तो मध्य पाषाण काल के लोग भी क्या थे, पूरा पाषाण काल के लोगों के जैसे ही शिकार पे निर्भर थे। ठीक है, क्या थे, पूरा पाषाण काल के लोगों की तरह ही मध्य पाषाण काल के लोग भी क्या थे, शिकार पर निर्भर थे। ठीक है, शिकार पे निर्भर थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कृषि यहाँ पे भी इस काल में भी शुरुआत कृषि का नहीं हुआ था। ठीक है, परंतु एक चीज़ है दोस्तों, इस काल में पशुपालन का शुरुआत
धीरे धीरे हो गया था। उस लेवल तक तो नहीं हुआ था कि हम लोग कह दें कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन होता था, ऐसा भी नहीं। धीरे धीरे थोड़ा बहुत कहीं कहीं पशुपालन होने का साक्ष्य में प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या था इस काल के लोग मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे। ठीक है, इस काल में क्या था, मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे। किस काल के, मध्य पाषाण काल के लोग मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे। और इस काल में क्या था, अंत्येष्टि संस्कार से भी भली भांति परिचित थे। अंत्येष्टि क्या बोलते हैं उसको, संस्कार अंत्येष्टि संस्कार से भली भांति वाकिफ हो गए थे। ठीक है, इसका साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो इसका साक्ष्य अंत्येष्टि प्रकार का अंत्येष्टि संस्कार का साक्ष्य में सराय नहर राय और महदहा में प्राप्त समाधि जो पाए गए हैं उससे हमें प्राप्त होता है कि इस काल के लोग अंत्येष्टि संस्कार यानी मर जाने के बाद दफनाना, ठीक है, उसके इस काल के लोग वाकिफ थे। ठीक है दोस्तों, और इस काल में एक और चीज़ बड़ी खूबी जो देखी गई थी इस काल के लोगों में, वो क्या थी, इस काल के लोग शैल चित्र से वाकिफ थे। इस काल के लोग शैल चित्र से भी क्या थे, वाकिफ थे। इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो इसका साक्ष्य हमें मिलता है मरहना। ठीक है, ये मरहाना पहाड़ का नाम है। ये मरहाना कहाँ पे है, मरहाना पहाड़ हमारा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और भीमबेटका आदमगढ़ और लाखा जुआर, क्या है, लाखा जुआर, ये तीनों 1 2 3 ये तीनों स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, ये तीनों स्थल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये और एक है कूपा गल्लू। क्या है, कूपा गल्लू, क्या नाम है, कूपा गल्लू। नाम से ही लग रहा है कि ये साउथ इंडिया का कोई बस्ती है। ठीक है दोस्तों, सही पकड़े आप। ये जो है ये जो बस्ती है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ये जो राज्य है, ये जो स्थान है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये रहा हमारा पूरा मध्य पाषाण काल के लोगों का जीवन यापन कैसा था, क्या क्या उनको पता था, शिकार पे निर्भर थे, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, मृदभांड का निर्माण करना सीख चुके थे, और क्या था, इस काल के लोग अंत्येष्टि संस्कार से भी परिचित हो चुके थे। जिसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, इसका साक्ष्य हमें सराय नहर राय और महदहा से प्राप्त समाधियों से हमें होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा मध्य पाषाण काल। आइए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा प्रागैतिहासिक काल का अंतिम चरण पे पहुँचते हैं। और वो पाषाण काल का अंतिम चरण क्या था, नवपाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल का अंतिम जो चरण था नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। आइए अब नवपाषाण काल के बारे में हम लोग देखते हैं, नवपाषाण काल कैसा था। सबसे पहले हम देखेंगे नवपाषाण काल के जीवन यापन कैसा था। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल का जीवन यापन कैसा था। जीवन यापन कैसा था, सबसे पहले दोस्तों नवपाषाण काल के लोगों को कृषि का ज्ञान हो गया था। ठीक है, यानी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें कृषि का ज्ञान किस काल से प्राप्त होता है, तो कृषि का ज्ञान हमें नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल से नहीं होता है, मध्य पाषाण काल से भी नहीं प्राप्त होता है, बल्कि नवपाषाण काल से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं कि नवपाषाण काल में कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था। इसके साथ ही साथ नवपाषाण काल में ही पशुपालन भी
जब पशुपालन भी प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, पशुपालन भी प्रारंभ हो चुका था। जब कृषि कार्य हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इस काल के लोग क्या था, मृद भांड बनाने में क्या हो गए थे, निपुण हो चुके थे। जो कि मध्य पाषाण काल में जो था मृद भांड बनाना धीरे धीरे सीखे थे अभी। ठीक है, कौशल नहीं हुए थे, अभी सीखे थे। लेकिन क्या था, नवपाषाण काल में मृद भांड बनाने में निपुण हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल में मृद भांड बनाने में निपुण हो चुके थे। और सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ के चलेंगे। इस काल में यानी नवपाषाण काल में आग का उपयोग होने लगा था, यानी अग्नि का उपयोग होने लगा था। अग्नि का परिचय कब हुआ था, अग्नि का परिचय पूरा पाषाण काल से हुआ था। जबकि इसका प्रयोग कब से होने लगा, इसका प्रयोग होने लगा नवपाषाण काल से अग्नि का प्रयोग होने लगा। ठीक है दोस्तों, आइए, ये था नवपाषाण काल के लोगों का जीवन यापन। क्या था, इस काल के लोगों को कृषि का ज्ञान हो चुका था। इस काल के लोगों को इस काल के लोग पशुपालन भी प्रारंभ कर चुके थे। इस काल के लोग मृद भांड बनाने में निपुण हो चुके थे। और इस काल के लोग अग्नि का उपयोग, जब अग्नि का उपयोग होने लगा तो जाहिर सी बात है कि मृद भांड बनाना भी सीख गए थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल को। ठीक है, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल को, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल को देखेंगे। किसको देखेंगे, प्रमुख स्थल को देखेंगे। ठीक है, पहला स्थल जो कि नवपाषाण काल का हम लोग देखेंगे उसका नाम है मेहरगढ़। क्या नाम है, पहला मेहरगढ़। ठीक है, पहला स्थल का क्या नाम है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें क्या प्राप्त हुआ, सबसे पहले तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त हुआ। क्या मिला, तांबा को गलाने का स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहीं से हमें गेहूं और जौ की खेती के संकेत मिलते हैं। ठीक है, कृषि कार्य यानी गेहूं और जौ के खेती के संकेत भी मिलते हैं। कहाँ से, मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। गेहूं और जौ के खेती के संकेत मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ इस मेहरगढ़ को क्या कहा जाता था, एक दूसरा नाम दिया जाता था और वो क्या था, बलूचिस्तान की रोटी की टोपरी। ठीक है, क्या, बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी। ठीक है, टोकरी किसको कहा जाता था, मेहरगढ़ को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला स्थल को देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, मेहरगढ़ को क्या कहा जाता था, बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता था। मेहरगढ़ से हमें तांबा को गलाने का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से ही हमें गेहूं और जौ की खेती के संकेत भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आइए अब अगला स्थल को देखते हैं, बुर्जहोम। ठीक है, अगला स्थल देखते हैं, बुर्जहोम। कौन, बुर्जहोम। ठीक है, एक अगला स्थल बुर्जहोम। बुर्जहोम क्या था, किस काल से संबंधित था, बुर्जहोम नवपाषाण काल से संबंधित है। और इस बुर्जहोम का साहित्यिक अर्थ क्या होता है, साहित्यिक अर्थ, बुर्जहोम का साहित्यिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, बुर्जहोम का साहित्यिक अर्थ होता है जन स्थान। क्या होता है, जन स्थान। बुर्जहोम का साहित्यिक अर्थ क्या होता है, जन स्थान होता है। ठीक है, बुर्जहोम किस काल से संबंधित है, बुर्जहोम हमारा नवपाषाण काल से संबंधित एक पूरा स्थल
है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला हम लोग देखते हैं कोलडिहवा। ठीक है, अगला हम लोग का नौपाषाण कालिक स्थल कौन सा है? कोलडिहवा। कौन सा है? कोलडिहवा, कोलडिहवा। ठीक है, अगला हमारा नौपाषाण कालिक स्थल कौन सा है? कोलडिहवा। ये कहाँ पे स्थित है? ये बेलन नदी जो कि इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कोलडिहवा कहाँ है? इलाहाबाद, इलाहाबाद के दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में स्थित है कौन? कोलडिहवा। और किस नदी के किनारे है? तो बेलन नदी के किनारे है। ठीक है, ये कोलडिहवा किस नदी के किनारे है? तो बेलन नदी के किनारे स्थित है, बेलन नदी के किनारे स्थित है। कोलडिहवा से क्या प्राप्त हुआ है? कोलडिहवा से भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहला चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि सबसे पहले चावल की खेती विश्व में कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले चावल की खेती कोलडिहवा नामक स्थान से स्टार्ट हुआ था। किस काल में हुआ था? तो नौपाषाण काल में हुआ था। कोलडिहवा कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बेलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला स्थल के बारे में हम देखेंगे। अगला स्थल है चौपानी मांडो। ठीक है, अगला स्थल क्या है? चौपानी मांडो। अगला पूरा स्थल कौन सा है नौपाषाण काल का? चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। ठीक है, अगला स्थल क्या है? चौपानी मांडो, जो कि क्या है? पूरा पाषाण काल से लेकर नौपाषाण काल तक के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? पूरा पाषाण काल से लेकर नौपाषाण काल तक के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? चौपानी मांडो से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला एक और स्थल देखेंगे हम लोग, बिहार में स्थित है और उस स्थल का नाम है चिरांद। ठीक है, उस स्थल का क्या नाम है? चिरांद, चिरांद। ठीक है, एक अगला स्थल क्या है? बिहार में स्थित है, उस स्थल का नाम है चिरांद। ठीक है, उस चिरांद से क्या है? कहाँ पे स्थित है? तो फिर चिरांद जो है सारण जिले में स्थित है। बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद कहाँ पे स्थित है? बिहार के सारण जिले में स्थित है। और चिरांद से क्या किया गया है? हिरण के जो सिंग होते हैं ना, हिरण के सिंग से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस चिरांद से क्या किया गया है? हिरण के सिंग के क्या किया गया है? औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चिरांद से क्या प्राप्त हुए हैं? हिरण के सिंग के बने औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से यह प्राप्त हुए हैं? चिरांद से प्राप्त हुए हैं। चिरांद कहाँ पे स्थित है? बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? हिरण के सिंग के बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ चिरांद से ही चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चिरांद से। ठीक है, और आते हैं दोस्तों इस नौपाषाण काल का एक और पूरा स्थल को देखते हैं जिसका नाम है बागौर। क्या नाम है? बागौर। नाम से पता चल रहा है कि राजस्थान में स्थित है। बागौर से क्या था? कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं हमें। क्या? कृषि और पशुपालन। बागौर से क्या है? कृषि और पशुपालन, इन दोनों के ही साक्ष्य हमें बागौर से प्राप्त होते हैं। और बागौर में एक चीज़ और मिलता है। बागौर के बाद एक और जगह है आदमगढ़। कौन सा जगह है? आदमगढ़ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है? सबसे प्राचीनतम पशुपालन अर्थव्यवस्था का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? बागौर और आदमगढ़ से क्या किया गया है? प्राचीनतम पशुपालन अर्थव्यवस्था का साक्ष्य
प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल के बागौर और आदमगढ़, बागौर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। और आदमगढ़ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। इन दोनों ही स्थलों पे क्या हुआ है? प्राचीनतम पशुपालन अर्थव्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राचीनतम पशुपालन अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि इसका यहाँ से पशुपालन एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा प्रागैतिहासिक काल को देखें। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग क्या देखें? प्रागैतिहासिक काल को साक्ष्य स्रोत के हिसाब से इतिहास को हम लोग 3 चरणों में बांटें। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बाद प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और इतिहास, इन 3 भागों में बांटे थे। और उसके बाद फिर प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल के रूप में बांटे थे। फिर पाषाण काल को हम लोग फिर 3 भागों में बांटे थे। पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को हम लोग फिर 3 भागों में बांटे थे। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इस तरीके से हम लोग इन पूरा पाषाण कालों का हम जीवन यापन देखें, हम उससे संबंधित बस्तियों को देखें, पूरा स्थलों को देखें और साथ ही साथ उस काल के औजारों को देखें। यहाँ पे हमारा पूरा प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट होता है। और उससे इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, हम आपको एक दिन एक विशेष लेक्चर लेंगे जिसमें हम पूरे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारे आने वाले एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो उसको हम आसानी से टैकल कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मदद करें। मदद के रूप में क्या करना है आपको? हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है, अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि आपको क्या पसंद नहीं आया। और आप इसके साथ ही साथ हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि हम इस वीडियो क्वालिटी को या और क्या क्या उसमें सुधार हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमसे हमारे टेलीग्राम लिंक से भी, जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यही नीचे कहीं टेलीग्राम लिंक आएगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम लिंक के द्वारा या टेलीग्राम नेम से आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे अपने प्रश्न भेज सकते हैं, जिसको कि हम अगले वीडियो में आपके साझा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।